नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर की हमारी शानदार सीरीज में। आज हम आ गए हैं सेशन नंबर 15 पर। टोटल होंगे 20 सेशंस 31 जनवरी तक। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फरवरी में हमारा सीजन 5 आएगा और उसमें भी मैं 20 सेशंस कराऊंगा। तो एक्साइटेड हैं, पूरे जोश में हैं, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट बरकरार है या नहीं। तो दोस्तों, आते ही सेशन को लाइक और शेयर कर लो और चैनल के साथ जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके। अपने साथियों को भी जोड़ो, जरा जोश हमारा भी बढ़ाते रहो। शुरू करते हैं करंट अफेयर बूस्टर सीजन 4 सेशन 15। आज की जो 8 बड़ी चीजों पर हम बात करने वाले हैं वो आपके सामने है। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मर्स एजुटेशन की, फिर हम जाएंगे बिटकॉइन वैल्यू पर, उसके बाद यूनियन बजट की समस्याओं पर, उसके बाद कोरोना वायरस अपडेट, उसके बाद फ्यूल टैक्सेस इन इंडिया का पूरा एनालिसिस एंड इन्फ्लेशन का, उसके बाद आरबीआई एनबीएफसी रेगुलेशन, उसके बाद टेक्नोलॉजी, गूगल, लून प्रोजेक्ट वगैरह के अपडेट्स और फाइनली 2 शानदार एडिटोरियल और साथ ही साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे एमसीक्यूज भी। एक्साइटेड? शुरू करें दोस्तों। सबसे पहले आपको पुनः याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आज के आज कर लीजिए। इकोनॉमी क्रैकर कोर्स सारे स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। मैं पर्सनली इसे पूरा कंडक्ट करूंगा। 36 आवर्स का 36 लेक्चर्स का ये कोर्स है। इन 36 लेक्चर्स में जो 1 महीने में कंडक्ट होंगे, हम ये पूरा का पूरा इकोनॉमी का जो बिल्कुल एक बेसिक सिलेबस होता है अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, वो कवर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं काफी वास्ट ग्राउंड कवर होगा। बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, स्टडी मटेरियल भी हिंदी इंग्लिश दोनों में। हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज टफ वाले करवाऊंगा। तो जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं आपका प्रीलिम्स और मेंस पूरा कवर हो जाएगा। जो भी लोग दूसरी परीक्षाओं की तैयारी या प्रोफेशनल्स पूरा एक बार अपना कंप्लीट रिवाइज करना चाहते हैं चीजों को, दिस इज अ फैंटास्टिक प्रोग्राम। आज के जीवन में इकोनॉमी की बातों पर एक नियंत्रण होना एक आपको अलग ही लीग में रखता है। आप कई लोगों से फिर बात करने की स्थिति में आ पाते हैं, क्योंकि दिन में 10 में से 5 चीजें तो इकोनॉमी से ही होती हैं। Hence, this is the program we recommend to every student। साइट पे जाइए pteducation.com पे और आज के आज एनरोल कीजिए। 8 फरवरी से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, जो लोग एक लेवल आगे जाके और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए इकोनॉमी क्रैकर कॉम्बो हमने बना लिया है। ये इतनी बढ़िया ऑफरिंग है जिसमें इकोनॉमी क्रैकर तो है ही, साथ ही साथ एडिटोरियल एनालिसिस पे जो आप लोग घंटों घंटों खर्च करते हो वो हम आपके लिए करते हैं। हफ्ते में 1 बार 2 घंटे का शानदार प्रोग्राम हम लाते हैं, महीने में 4 बार। और जिसने ये साल भर ढंग से किया, इसमें तो 6 महीने का एक्सेस है, वो प्रैक्टिकली अपने जीएस का एक बहुत बड़ा करंट पोर्शन कवर कर लेता है। सीए बूस्टर प्रीमियम बड़ी फेमस सीरीज, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। और इंग्लिश क्रैकर जीरो से अच्छी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बनाने के 100 लेक्चर्स का, 1.25 घंटे का हर लेक्चर है। ये एक शानदार प्रोग्राम है। ये चारों का बंडल है कॉम्बो, हर सिंसियर स्टूडेंट के लिए एक वरदान। तो आप आइए, भले ही आप प्योर इकोनॉमी क्रैकर में आए या कॉम्बो में आए, वैल्यू फॉर मनी एंड टाइम इज अनबीटेबल। जो करेगा उसको इंस्टेंट फायदा होगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए दोस्तों, तो आपके प्यार की अपेक्षा में आज की हमारी जो पहली न्यूज है, हम टोटल 7 न्यूज लेंगे और उसके बाद एडिटोरियल 8वां पॉइंट होगा। फाइनली 11वें राउंड की टॉक्स में भी सारा का सारा ठप हो गया मामला। सरकार अपनी जगह अडिग है कि हम 1.5 साल डिले तो कर सकते हैं, लेकिन हमने बड़ा सोच समझ के तीनों कानून लाए हैं और इसलिए हम इनको कैंसिल तो करेंगे नहीं भैया। निरसन तो होने तरह रिपील तो होगी नहीं। 30 से 40 या 45 किसान संगठन है, 1-2 छतरियों के तले सब जुटे हुए हैं और सब में यूनिटी बहुत ज्यादा है। और पूरे टॉक के बाद उन्होंने कहा कि एक तो आपने 3 घंटे हमको बिठाए रखा, फिर आप आए, फिर आप बोल रहे हैं अब कुछ होगा नहीं, तो हमारी तरफ से भी कुछ नहीं होगा। रिपील के बिना तो हम जाएंगे ही नहीं। और हम तो राशन पानी लेके दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हैं। 26 तारीख को दिल्ली में घुसेंगे लाखों ट्रैक्टर्स के साथ, और हम तो हमारी परेड भी निकालेंगे और कानूनों को रद्द भी करवाएंगे। तो सरकार ये बोल रही है कि आपका ये जो स्टांस लिया हुआ है, किसानों को बोल रही है, बड़ा टफ स्टांस आपने ले लिया है और मत लीजिए ऐसा स्टांस, बीच का रास्ता निकालिए। किसान बोल रहे हैं आपने कानून बनाते समय तो हमसे कभी बात तक नहीं की। फार्मर यूनियंस आर वेरी क्लियर कि उनको झुकना है ही नहीं और हम सारे ऑफर को रिजेक्ट। काफी कोशिशें सरकार की रही हैं कि कुछ यूनियन सरकार के फेवर में आ जाएं एक्सेट्रा, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि वैसा हो नहीं पाया है। जिस तरह से इनके बीच में ऐसा लग रहा था कि भाई महीने 2 महीने में दरार पड़ जाएगी, 2 से 3 महीने तो गुजर चुके हैं, कुछ हो नहीं रहा है वैसा। दे वांट टोटल रिपील एंड नथिंग एल्स। और दूसरी चीज बोल रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जो है
आज आप 23 क्रॉप्स के लिए देते हैं, एडवाइजरी नेचर की होती है, मिल गई, जहां प्रोक्योरमेंट होता है वहां मिलती है, हर जगह मिलती नहीं है, और वेजिटेबल्स में तो होती भी नहीं है। तो गारंटीड एमएसपी आप दीजिए ताकि किसानों को कुछ तो आय का संरक्षण मिले, ऐसा उनका मानना है। 26 जनवरी की परेड हम करेंगे। मेरे पास अनकंफर्म न्यूज ये आई, ये कंफर्म नहीं है, कि दिल्ली पुलिस ने उनको बोला है कि हम आपको कुछ रास्ते पे करने दे सकते हैं। एक्चुअली करने देना चाहिए और लेट देम डू इट। उस चीज को लेके झगड़ने से कोई फायदा ही नहीं है। रिपब्लिक डे है, जनता का है, आप निकालिए ट्रैक्टर परेड। अगर सरकार को अड़े रहना है कि कानून रिपील नहीं करेंगे तो मत कीजिए ना, लेकिन परेड वगैरह को रोक के अननेसेसरी और मनमुटाव बढ़ेगा ऐसा मुझे लगता है। बट ठीक है, सरकार है, जो उसको ठीक लगेगा वही करेगी। सो ओवरऑल एज वी कैन सी वेरी क्लियरली, हमारी फार्म इकोनॉमी का ये टेंशन, एटलीस्ट जो स्टेट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स, they simply refuse to give up the benefit that they have had over the years। और ये एक पॉलिटिकली बहुत ही कंटेंशियस इशू बन गया है और इसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लोग जुड़े हैं, जिन पे बहुत सारी रिपोर्ट जो मैं नेट पर पढ़ रहा हूं, उसमें से कुछ तस्वीरें मैंने आपके सामने लगाई हैं। तो पूरी पूरी बस्तियां बस गई हैं, पूरा राशन है 4-6 महीने का, 4 साल रुकना पड़ा तो हम रुकेंगे, महिलाएं भी आके बैठ गई हैं, मास मोबिलाइजेशन हो गया है। तो दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। किसी भी सरकार के लिए दुनिया में अगर इस तरह का मास मोबिलाइजेशन होता है तो नॉर्मली उसको फोर्स के साथ टैकल करना इज नाइदर एडवाइजेबल नॉर फीजिबल। लेकिन अब देखेंगे सरकार क्या करेगी, आने वाले समय में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी फार्म एजिटेशन से संबंधित छोटी सी एक कवरेज। तो ये मैं आपको एक एमसीक्यू दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पहले क्वेश्चन का, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, नंबरिंग भी कर रखी है, आंसर क्या होना चाहिए 1, 2, 3, 4 या 5 में, ये आप हमें कमेंट थ्रेड में बताएंगे, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको एक एमसीक्यू दे दिया ताकि और एक पैनापन आ जाए आपकी पढ़ाई में और आप इस पर अच्छे से हमें, अब मैं सातों न्यूज के साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको 7 एमसीक्यू दूंगा कमेंट थ्रेड में, बढ़िया सब लोग अपने अपने उत्तर दें, ठीक है जी। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा इसके ऊपर, वो बताइए, गिव 3 रीजंस टू सपोर्ट द न्यू फार्म बिल्स एंड 3 रीजंस टू अपोज द न्यू फार्म बिल्स। तो ये जो नए 3 कानून आए हैं, पहले कानून में जिसमें सभी को कहीं भी जाकर बेचने की आजादी की बात की गई है, दूसरे में जिसमें स्टोरेज की लिमिट्स हटा ली गई हैं, तीसरे में जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को व्यापक स्तर पर लाने की बात की गई है और एक क्वाज़ी जुडिशियल फॉर्मेट दिया गया है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। इसके सपोर्ट में 3 और इसके ऑपोजिशन में 3 तर्क दीजिए। मजा आया पहली खबर में आपको दोस्तों? तो इसको तो ट्रैक अप करते रहेंगे लंबे समय तक। ज्यूड अहलावत दुबई से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत ही प्यार से आपने लिखा है that you have been associated with us for a long time and he has been benefiting a lot from the courses that he is doing and he has enjoyed every moment of it and he sends his best wishes from Dubai। Thank you so much Jude। बहुत अच्छा लगा, आप जैसे अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं तो उससे काफी हिम्मत आती है। तो भैया आप किस विचार में हैं, तुरंत आज के आज एनरोल करें, अलग अलग प्रोग्राम साइट पर उपलब्ध हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू जूड, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। आज की हमारी दूसरी खबर पर अब हम आ गए हैं। जैसा मैंने आपको इस सीरीज के शुरुआत से बोला था, ये बिटकॉइन का जो खेल है, इसमें क्या होता है, पल में तोला पल में माशा, पल में धूप पल में छांव, ये हालत होती है वीक टू वीक। अब हम तो इसको बहुत सालों से स्टडी कर रहे हैं। तो जब अभी ये $40,000 क्रॉस कर गया तो दुनिया में एक ऐसा, बिटकॉइन दुनिया में एक ऐसा जोश का माहौल आ गया कि ये वी हैव नाउ फाउंड द ऑल्टरनेटिव टू द डॉलर इटसेल्फ एक्सेट्रा। तब भी मैंने अपनी सीरीज में पहले ये बात कही है, उसको देखिएगा, कि you can never be sure, you can never be certain of the future direction of Bitcoin even over the next 7 days। Maybe over the next 1 year आपको ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन में एक बुलिश मार्केट बना रहेगा, क्योंकि फेथ ऑन फेथ ऑन फेथ या बिलीफ ऑन बिलीफ ऑन बिलीफ बना हुआ है कि मुझे आप पे फेथ है कि आप बिटकॉइन खरीदोगे, आपको उन पे फेथ है कि वो बिटकॉइन खरीदेंगे, उनको उन पे फेथ है कि वो बिटकॉइन खरीदेंगे, सब खरीद रहे हैं। तो इससे एक फेथ का इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है और नेचुरली उसकी टेक्निकल जो भी इश्यूज हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड है, डिसेंट्रलाइज लेजर है, बाईपास करता है फिएट करेंसी को, वो सब तो उसके स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल वो हैं, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो अभी बात यह है कि पिछले 7 दिन जो हैं बिटकॉइन बीटीसी के लिए अच्छे नहीं रहे, काफी तेजी से इसकी वैल्यू में गिरावट आई है। इट इज टचिंग $30,000 वंस मोर, बीच में 40,000 पार कर गया था, तो कई नए लोग पाइल ऑन हो गए थे। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी नई एसेट क्लास को टेस्ट करना है, जैसे बिटकॉइन में आपको रुचि आ गई कि भाई चलो अपन ये अलग अलग एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं, केवाईसी करा के घुस जाओ और ऑनलाइन पैसा लगा दो,
हमेशा पहले 1 महीने 2 महीने 3 महीने छोटा छोटा पैसा लगाकर थोड़ा अपना हाथ जलाओ, थोड़ा आप पैसा कमाओ, थोड़ा गवाओ, एक फील आता है। ऐसा नहीं कि पहले ही आते आपके स्पेयर कैश का 90% लगा दिया एक में कि मार्केट बढ़ रहा है लगा दो, उसमें जिस दिन हाथ जलेगा तो लगाने के लिए मलम भी नहीं होगा। समझ में, आप तो सोशल मीडिया पे ही सब तरफ वो बोरोलीन और बोरो प्लस चलता रहता है और वो कहते हैं कि ये लीजिए बोरो प्लस और ये लगा लीजिए। वो तो सोशल मीडिया ने जितनी पब्लिसिटी उस ऑइंटमेंट की कर दी है उतनी तो और कहीं पर हुई भी नहीं होगी। वो कंपनी भी सोचती होगी कि अपना तो फ्री फंड में ही सारा पब्लिसिटी चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जले हुए हाथों के लिए मरहम भी नहीं बचेगा और इसलिए लिमिटेड स्पेकुलेशन किया कीजिए। इसके आगे कहां जाएगा? तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं हमें नहीं पता, 25,000 भी जा सकता है, 35,000। तो भाई तुम कैसे एक्सपर्ट हो? यही तो एक्सपर्टीज है कि हमें नहीं पता। नाउ इट वेंट टू $40,000 इन सपोर्ट फ्रॉम मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल हाउसेस। तो हुआ यह था कि जब ऑन द टर्न ऑफ द ईयर जनवरी के पहले सप्ताह में बहुत सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल हाउसेस ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स बिटकॉइन में लगा दिए थे, क्योंकि उनको ऐसा वाकई में लग रहा था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो के हिसाब से क्रिप्टो एसेट्स आर नॉट दैट अनटचेबल नाउ विच यूज्ड टू बी फ्यू ईयर। देखिए 2014, 15, 16 में क्या लोग क्रिप्टो करेंसी को तो बिल्कुल फ्रॉड ही मानते थे कि ये तो सब काला बाजारी करने वाले, आतंकवादियों का, ड्रग के धंधे वालों का लेन देन करने का स्रोत है। तब कोई भी क्रिप्टो एसेट्स को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं करता था ना। आज बहुत सारे लोग, नॉर्मल मिडिल क्लास लोग भी, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, क्योंकि आप बिटकॉइन को टुकड़ों में भी तो खरीद सकते हैं ना, कितना भी उसके पोर्शन को ले सकते हैं। सातोशी नाम सुना है आपने? तो व्हाट इज द सातोशी व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ बिटकॉइन? बताइए मुझे कमेंट थ्रेड में। तो दोस्तों अब कई लोगों के आने के बाद ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में भी देखा जाने लगा है। सो दिस इज अ वेरी मेजर चेंज ओवर द पास्ट 2 इयर्स। और जब से भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इसको खुली छूट दी है, आरबीआई को बोला कि आप इस तरह से इसको इलीगल नहीं घोषित कर सकते, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रेगुलेट डजंट मेक बिटकॉइन एन इलीगल थिंग। तो उसके बाद हमारे एक्सचेंजेस में काफी भीड़ आ गई और फिर पैंडेमिक आया तो लोग फ्री घर पे बैठे हैं तो लगाते चले जाओ, तो वो फेथ ऑन फेथ ऑन फेथ वाला पूरा खेल चालू हो गया। तो ये बिटकॉइन की अभी की कहानी है कि नहीं इंटरेस्टिंग? देखिए नॉर्मली क्या होता है, इतना वायोलेंट अप एंड डाउन अगर किसी भी एसेट क्लास में आता है तो लोग डर के भागते हैं। लेकिन अब बिटकॉइन क्या है, क्योंकि एक इनविजिबल एसेट है और एक हाई टेक एसेट है, तो इसलिए लोग अभी उससे डर के उतना तेजी से नहीं भाग रहे हैं। कोई भी दूसरा एसेट होता तो अभी तक तो पूरा कचरा समझ के, पॉन्जी स्कीम समझ के इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया गया होता। बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। उनका भी पक्ष यही है। तो वील वेट एंड वॉच, वी विल सी। अभी तो बहुत लंबी रेस आगे बाकी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, बिटकॉइन के अलावा इथीरियम है और दूसरे 3-4 कॉइन्स हैं, करेंसीज हैं बेसिकली। इन्हें अगर आप छोड़ दें तो देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ 5,000 मोर क्रिप्टो करेंसीज। मोस्ट ऑफ देम, एज दे से, आर नॉट रियली बिटकॉइन। मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट प्लेन फ्लाइट्स ऑफ फैंसी। जब तक हैं तब तक है, इसलिए कम से कम टॉप 5-6 एसेट्स के अलावा आप कहीं लगाइएगा मत, अनलेस यू आर टेक्निकली वेरी क्वालिफाइड टू डू इट। अब ऐसी अजीबोगरीब चीजें दुनिया में हो रही हैं कि पूछिए मत। ईरान पूरी ताकत से बिटकॉइन पर पिल पड़ा है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है ना, जिन लोगों को वो ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद वो बिटकॉइन कमाते हैं माइनर्स, उसमें इतनी एनर्जी, इतना पावर, इतना पॉल्यूशन होता है कि ईरान में अभी लगातार पावर के आउटेजेस चल रहे हैं। और ईरान ने हमेशा बिटकॉइन को बहुत फेवर किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। बिटकॉइन इज अ डायरेक्ट वे ऑफ बाईपासिंग दोस सैंक्शंस। सो द इरानियन रेजिम हैजंट बीन एवर्स टू लेटिंग द बिटकॉइन इकोसिस्टम फ्लरिश। तो ईरान में बिटकॉइन की पूरी व्यवस्था फ्लरिश हो रही है। चक्कर यही है कि माइनर्स इतनी बिजली खा जाते हैं कि अभी ईरान ने पिछले कुछ दिनों में 1600 बिटकॉइन माइनिंग सेंटर्स को बंद कराया, क्योंकि वहां के लोग चिल्लाने लग गए थे कि ये इतनी बिजली खा रहे हैं और इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, हमारे यहां सब तरफ पावर आउटेज होने लग गया, मतलब रात रात भर बिजली गायब हो रही है। तो 1600 बिटकॉइन माइनिंग सेंटर ईरान ने बंद करवा दी। कभी सोचा था आपने इस स्तर पर कोई सरकार कार्रवाई करेगी? लेकिन की है। ईरान अमेरिकन सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए बिटकॉइन को पूरी तरह अपोज नहीं करता है। लेकिन देखिए, दिस इज अ फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ अ स्टेट सपोर्टिंग बिटकॉइन बिकॉज बिटकॉइन बाईपासेस द स्टेट। इजंट इट अ मैग्निफिसेंट एग्जांपल? कैसे कैसे हर व्यक्ति अपनी लड़ाई के लिए किसी चीज को सपोर्ट कर सकता है। ईरान का जो रियाल है पिछले 2 सालों में अमेरिकन सैंक्शंस, ट्रम्प की वजह से आई एम द बेस्ट कोलैप्स हो चुका है। बट इट वरीज अबाउट द इलीगल यूजेस। तो अब क्रिप्टो करेंसी का इलीगल यूज तो होता ही है, कैश का नहीं होता है क्या? सभी चीजों का होता है। तो यह है पूरी कहानी क्रिप्टो कॉइन की पिछले कुछ दिनों की। मेरे यहां पर 2 सवाल हैं आपके लिए। उससे पहले मैं आपको आज का क्वेश्चन नंबर 2 का एमसीक्यू दे दूं।
तो ये हमारा आज का दूसरा एमसीक्यू है दोस्तों, हमने अभी जो क्रिप्टो करेंसी पढ़ी उसके संबंध में। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट थ्रेड में क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हमें दें, 1 2 3 4 5 में से क्या होगा। तो अच्छे से पढ़िए, यहां पॉज कर लीजिएगा, इसको पढ़िए और ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5 में से कौन सा आंसर हो सकता है पढ़ के हमें कमेंट थ्रेड में बताइए। और जो भी लोग पूरे सातों क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, सब लोग उनकी हौसला अफजाई करें और एक अच्छी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनाइए तो मजा आएगा। अब मैं आपको सब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, और जो वॉलंटियर्स कंपाइल कर रहे हैं क्वेश्चन, ग्रेट जॉब गाइस, कीप राइटिंग आंसर, सबका भला हो रहा है, समाज सेवा कर रहे हो आप। व्हाई इज ईरान बोथ सपोर्टिंग एंड नाउ क्लैंपिंग डाउन ऑन क्रिप्टो करेंसीज? और अगला सवाल, प्रेजेंट सर्टन आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसीज गोइंग मेन स्ट्रीम। ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्तों। हमारी अगली खबर, अब आ रहे हैं डिफिकल्ट बजट की परिस्थिति पर। बहुत सारे चार्ट्स हैं, बहुत सारे यूजफुल डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे, और तीसरा एमसीक्यू भी दे देता हूं। तो देखिए, आज आप भारत में जो एक व्यक्ति नहीं होना चाहेंगे वो है मैडम निर्मला सीतारमण। The one person you really wouldn't want to be in the shoes of today is that of Mrs. Nirmala Sitharaman. Why? Because of the tremendous stress that the government's balance sheet is facing, and you have to present a budget which will kickstart the animal spirits in the economy. एक तरफ अर्थव्यवस्था में आपको पूरी ताकत से जोश भर देना है, डिमांड इंजन को गर्म करना है, इन्वेस्टमेंट इंजन को गर्म करना है, जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, और सब आपकी तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप करेंगे क्या? ये एक बड़ी ही अनएनवायबल सिचुएशन है। तो दोस्तों, एन एक्सट्रीमली टफ ईयर टू मेक एन एनुअल बजट। बल्कि मैं ये कहूंगा कि 1950 से जब से हमारे यहाँ रेगुलरली बजट आने लगे एनुअल, उसके पहले भी अंग्रेजों के बजट आते थे, आज तक इतनी विकट परिस्थिति कभी नहीं रही। अरे भाई, 10% का कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी का इसके पहले एनुअल बेसिस पे कभी हुआ क्या? इट्स अ वेरी बिग ब्लड बाथ। दोस्तों, टैक्स कलेक्शंस यानी कि राजस्व की जितनी भी प्राप्ति है, इतनी तेजी से गिरी है। डायरेक्ट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस में ये दोनों, उसके अलावा जीएसटी भी उतना अच्छा नहीं कर पाया, तो सरकार को फ्यूल टैक्सेस से सारी भरपाई करनी पड़ी। इसलिए मैंने अगली खबर उस पर भी बनाई, आपको बारीकी से बता दूंगा आज। जीडीपी ग्रोथ हैज रिमेन म्यूटेड। वो ठीक है, अगले क्वार्टर में हम शायद पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन ओवरऑल तो हम 7 से 10% से मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट कर ही रहे हैं। तो एलोकेटिंग मनीज इज नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल। अब आइए इसके कुछ हिस्सों को थोड़ा गहराई में समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे दोस्तों वो यही है। ये बहुत ही बढ़िया चार्ट है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको कहां फायदा होगा मैं बता देता हूं। इन्होंने क्या किया, एक एक तिमाही के आंकड़े दिए हुए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2012। तो 10 साल की कहानी आ गई। 2011-12 की जो पहली तिमाही थी वो ये थी। उसमें जीडीपी कितने लाख करोड़ बना, और उसमें पिछले क्वार्टर, पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले क्या ग्रोथ रेट था वो बताया है। फिर सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, फिर फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 13, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 14। तो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये लाख करोड़ में बता रहे हैं कितना जीडीपी बना, और ये ऊपर आपको लाइन ग्राफ बता रहा है कि पिछले साल इसी क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या थी। तो आप एक चीज यहां पर नोटिस ये करेंगे कि धीरे धीरे ये इस क्षेत्र में आने के बाद भारत के जीडीपी में आपको कांस्टेंट एक धीरे 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 धीरे, जिसको एक सेकुलर डीग्रोथ की स्थिति कहते हैं, वो यहां पे दिखना शुरू होती है। फिर ये यहां पर आ जाता है भयानक वाले कॉन्ट्रैक्शन में। समझ में आया आपको? कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि फिर उसके हिस्टेरिसिस इफेक्ट बहुत लंबे समय तक चलते हैं। एनीवे, तो ये आपको जीडीपी के एक्चुअल आंकड़े यहां पे दिखेंगे, देखिएगा। और आपको हमने पहली क्लास में बता दिया था इस सीरीज की, जीडीपी इज नथिंग बट प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल प्लस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। तो जो सबसे बड़ा 60% इंजन है भारत का प्राइवेट कंजम्पशन, वो ये पूरे टाइम फ्रेम में कैसा चल रहा है ये आपके सामने है। तो आप ये देख रहे हैं यहां पे ये कंजम्पशन गिरा है बहुत भयानक रूप से। इसे फिर से नॉर्मल स्थिति में लाना ये बहुत जरूरी है। उसके लिए नौकरियां, रेगुलर सैलरीज और ग्रोथ ये बहुत जरूरी है। फिर ये है जीएफसीएफ की स्थिति। तो ये जो क्वार्टर बाय क्वार्टर फिगर्स हैं ये आपके लिए बहुत यूजफुल फिगर्स हैं, इसलिए मैं लेकर आया हूं। तो being Nirmala Sitharaman today is a challenge, because ultimately where do you find that money to do all the good things without really pumping up your fiscal deficit? यहां पर आपको राजकोषीय घाटे को भी थोड़ा बहुत नियंत्रण में रख के चलना है।
टैक्स कलेक्शंस का ही सारा प्रॉब्लम है, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था। तो अब आप यहां पे देखेंगे, यह है कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको हम सीआईटी कहते हैं। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में सरकार ने सितंबर 2019 में 1,40,000 करोड़ की छूट दे दी थी कि कंपनियां ज्यादा से ज्यादा निवेश करें। वो हुआ नहीं। अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के नाम पे 1.5 लाख करोड़ की नई सब्सिडी आई है। टोटल 3 लाख करोड़ की सब्सिडीज कॉर्पोरेट्स को पिछले 18 महीने में हम दे चुके हैं और देने वाले हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स की अभी क्या स्थिति है, यह बता रहे हैं अप्रैल से नवंबर का। पिछले पूरे साल में 6.8 लाख करोड़ का कलेक्शन था। इस साल अप्रैल से नवंबर में कलेक्शन हुआ केवल 1,85,000 करोड़ का। आप देख रहे हैं ना हालत क्या है। बचे 4 महीने में ये बढ़ते बढ़ते ज्यादा से ज्यादा 220, 230, 250 तक चला जाएगा। पर्सनल इनकम टैक्स पीआईटी में 6.38 लाख करोड़ का कलेक्शन था पिछले फाइनेंशियल 12 महीने में। इस साल के अप्रैल से नवंबर के कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ का ही है। जीएसटी भी पिछले साल से काफी कम रहा। एक्साइज 2.67 था, 1.96 हुआ है। इसमें सरकार ने पेट्रोल और डीजल से काफी अच्छी कमाई की है। मैं आज उसको अलग से भी पढ़ा दूंगा। और ये कस्टम्स, क्योंकि इंपोर्ट्स बहुत तेजी से गिर गए तो कस्टम्स ड्यूटीज भी गिर गई। एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड एनीवे। ये है पूरी कहानी कि व्हाई मेकिंग अ बजट टुडे इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो दोस्तों, इस परिस्थिति में सरकार अब कौन सी इनोवेटिव फाइनेंसिंग तकनीकें निकालेगी, हम बजट के समय देखेंगे। उसका मैं एनालिसिस भी आपको दूंगा ही। बताइए, बजट एनालिसिस देखना चाहेंगे ना बारीकी से? बिल्कुल करेंगे आपके लिए, अगर आपकी इच्छा होगी तो। ये हिंदुस्तान टाइम्स का बहुत अच्छा एनालिसिस है, वो था फाइनेंशियल एक्सप्रेस का। तो यहां आप देखेंगे व्हाट हैज बीन द नेचर ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्स सो फार। प्यारे दोस्तों, जब सरकार पैंडेमिक में फिस्कल रिस्पॉन्स देती है, पैसा खर्च करती है इत्यादि, तो उसको आप बहुत अलग अलग तरीके से रेशियो वाइज देख सकते हैं। तो जो लोग थोड़ा फाइनेंस में डीप में जाने में इंटरेस्टेड हैं, इसको आप पढ़ें। मैं यहां इसलिए नहीं पढ़ा सकता ज्यादा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा चला जाएगा। ये हम इकोनॉमिक क्रैकर कोर्स में चीजें बहुत बारीकी में लेंगे। डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्सेस इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार टैक्स टू जीडीपी रेशियो में, आपको पता है देश का टैक्स टू जीडीपी रेशियो होता है जो भारत जैसे देश के लिए कम से कम 30% होना चाहिए। पिछले साल वो 17% के आसपास था, इस साल वो उससे और कम होगा। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाते चलना किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। कॉर्पोरेशन टैक्स की स्थिति इस साल एज ए परसेंटेज में आप देख रहे हैं बहुत तेजी से कम हो गया। और हमारे यहाँ ना तो कोई सुपर रिच टैक्स है, ना इनहेरिटेंस टैक्स है, ना वेल्थ टैक्स है। तो अल्टीमेटली फिर पैसा आएगा कहां से, जब तक आप फिर अमीरों पे सुपर रिच टैक्स नहीं लगाओगे? वो लगाने का समय आ गया है, हो सकता है इस बजट में आ भी जाए, देखते हैं। विल अ बिग फिस्कल स्टिमुलस लैंड इंडिया इन अ डेट ट्रैप? डेट जीडीपी रेशियो बहुत सारे देशों का है दोस्तों। इस साल हमारा डेट जीडीपी रेशियो पिछले साल के 74% या 69% की रेंज से निकलकर 90% की रेंज में आ जाएगा। लेकिन वो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्स में सवाल भी इस पे बन चुके हैं, क्योंकि उसका 90% 95% कंपोनेंट डोमेस्टिक बोरोइंग से है। तो वर्स कम्स टू वर्स, गवर्नमेंट कैन प्रिंट रुपीज एंड पे ऑफ ऑल द डेट। डॉलर में होता तो सरकार डॉलर छाप के तो कर नहीं पाती, इसलिए हम सेफ हैं और इसलिए हमारे रुपए पर प्रेशर नहीं आता है। तो ये थी सारी कहानी। इस पर मेरा एक सवाल आप नोट करें, व्हाट आर द टॉप 3 चैलेंजेस फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ऑन डेट? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। घबराइए मत, अर्थव्यवस्था थोड़ी सी कठिन दिखती जरूर है, लेकिन उतनी कठिन है नहीं। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, बहुत टफ है सर। नहीं नहीं, उतना टफ भी नहीं है यार, घबराओ मत। और इस तीसरे एमसीक्यू पर ध्यान लगाओ। यह रहा हमारा आज का तीसरा प्रश्न, अच्छे से देखें। और क्वेश्चन 3 में सही आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5 में से हमें कमेंट थ्रेड में बताएं। ये सब पीडीएफ में भी हमने दिया ही हुआ है। आपको ये एमसीक्यू का आइडिया कैसा लगा बताइए। अगर अच्छा लगा तो मैं अगली क्लास में से कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं इसे डिसकंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि बनाने में बहुत समय जाता, तो आपको अच्छा लगना चाहिए। अब हमारा कोविड का अपडेट आ गया है वापस, और उसी पर एक प्रश्न और आएगा। कोविड के अपडेट में दुनिया में बड़ी मिक्स पिक्चर चल रही है। इन इंडिया वी हैव अ सेंस ऑफ यूफोरिया, क्योंकि हमने फ्लैटनिंग ऑफ कर्व कर लिया है, ऐसे दावे हो रहे हैं, और ऐसा दिख तो रहा है। कल क्या हो जाए किसे पता, लेकिन अभी तो लग रहा है कि फ्लैटनिंग हुई। वहीं चाइना में थोड़ा एक माइनर पैनिक है, कल शंघाई में बहुत सारे केसेस निकल आए। तो ये वायरस जो है ना, ये शी जिनपिंग से डरता नहीं है। शी जिनपिंग भी बेचारे इतना बुरी तरह से सिर धुन रहे होंगे कि ये सारी दुनिया मुझसे डरती है, ये क्यों नहीं मुझसे डरता। तो वायरस कहता भाई मेरे तो कान नाक तो कुछ है नहीं, मैं तो देख भी नहीं सकता, मैं डरूंगा क्या। European Union is unable to get the COVID under control and new lockdowns are arriving.
यूरोपियन यूनियन की स्थिति काफी खराब है, बहुत लंबा चौड़ा पैकेज वो पहले लेकर आए। देखिए वहां सारे सोवरेन नेशंस एक तो हो गए, करेंसी भी एक कर ली यूरोजोन में, लेकिन फिस्कल सोवरेंटी सबकी अलग अलग है। मॉनेटरी तो एक हो गए, फिस्कली सब अलग अलग है, टैक्सेशन सबका अलग अलग है। तो जब रेस्क्यू पैकेज लाना रहता है तो बहुत बात करके लाना पड़ता है, इट्स नॉट कि किसी एक ने साइन कर दिया और आ गया। तो अब सेकेंड रेस्क्यू पैकेज भी शायद लाना पड़े, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑफ अमेरिका हैज वॉर्न्ड, देखिए ये दिल दहला देने वाली खबर है। अब क्योंकि हम इतने बरसों से चीजों को देख रहे हैं तो हम इसको और मतलब हमारा दिल थोड़ा ज्यादा ही दहल जाता है। प्रेसिडेंट बाइडेन हैज वॉर्न्ड कि अगले 1 महीने में 1 लाख अमेरिकी नागरिक कोविड का शिकार हो जाएंगे। एवरेज 3 से 4 हजार रोज मर रहे हैं। 1 महीने में 1 लाख अमेरिकन मर जाएंगे। यह बात अगर कोई आज से 1.5 साल पहले कहता तो लोग बोलते कि बहुत बढ़िया फिक्शन मूवी बन रही है यार, ये हॉलीवुड की बेस्ट ग्रॉसर हो सकती, बना दो। ये नाइटमेयर आंखों के सामने प्ले आउट हो रहा है। 1 लाख अमेरिकन आर अबाउट टू डाई इन द नेक्स्ट 1 मंथ। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। यूके इज सीइंग सम स्लोइंग ऑफ इन्फेक्शंस, तो बोरिस जॉनसन की थोड़ी सी भैया सांस में सांस आ गई। शंघाई इज फेसिंग न्यू केसेस, तो फिर क्लैम्प डाउन। चाइनीज लोग क्लैम्प डाउन बहुत भयंकर करते हैं, जब एक बार कहीं केस आ जाता है तो वो पूरा रीजन का ही पूरा आप समझ लीजिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है। तो ये कोविड के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, डेंजरस है, काफी डेंजरस है। दोस्तों भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है, जितने भी लोग आईसीएमआर के हैं वो ऐसा बता रहे हैं। आप जानते ही हैं भारत बायोटेक है तो हैदराबाद की कंपनी, लेकिन कोवैक्सीन जो उसने बनाया है दैट हैज बीन मेड इन कोलैबोरेशन विद आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो सरकार एक एग्रेसिव कम्युनिकेशन कर रही है कि भाई डर नहीं है, डर नहीं है, डर नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं है, बट डैमेज तो बहुत सारा हो ही गया, क्योंकि फेज 3 ट्रायल का डेटा अभी भी नहीं दे रहे हैं। तो जो एजुकेटेड लोग हैं मेडिकल फील्ड के, वो इसके डर को समझते हैं। भाई आप शरीर में कोई चीज इंजेक्ट करोगे तो सवाल पूछने का हक तो है ना, कि वो हक भी चला गया है। और इसलिए वैक्सीनेशन में टारगेट्स अचीव करने में इनिशियली दिक्कतें आई। हालांकि 3-4 महीने में 7-8 वैक्सीन आ जाएंगी, उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं। डॉक्टर फॉची ने इनके भी सांस में सांस आई, क्योंकि आप जानते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब तक थे उन्होंने फॉची साहब को ज्यादा कुछ करने ही नहीं दिया। बाइडेन ने आते ही बोला कि जो एक्सपर्ट्स हैं वही और उनका विज्ञान बोलेगा। सो फॉची हैज फाइनली हीव्ड द साई ऑफ रिलीफ, और अब वो पूरी तरह से ही हैज टेकन चार्ज एंड ही इज अ वेरी क्वालिफाइड मैन, जो अल्टीमेटली 1 साल में खत्म करेंगे। फाइजर की जो वैक्सीन इट इज सेफ फॉर द एल्डरली, आपको पता ही है फाइजर बायोएनटेक का वो नॉर्वे के बूढ़े लोगों की मौतों का मामला याद आया, मैंने बताया था आपको। तो उसके ऊपर अब काफी सारा पीआर हो रहा है, बता रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसा नहीं है। आप यकीन कीजिए ये मॉडर्ना की वैक्सीन उतनी तेजी से आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो एवरीवन इज फेसिंग देयर ओन चैलेंजेस। वहां सीरम इंस्टीट्यूट में इतनी भयानक आग, 1000 करोड़ का नुकसान, 5 से 6 लोगों की मौत। तो दुनिया में काफी एक इवेंटफुल समय चल रहा है, ट्रैजिक समय चल रहा है। लेकिन फिर भी होमो सेपियंस की, हम इंसानों की एक ही फितरत है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। दोस्तों हमेशा जीवन में याद रखना, कभी भी फ्रस्ट्रेट मत होना कि यार इतनी कुछ नेगेटिविटी है, क्या है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में रोज एक स्टेप आगे लीजिए। हमेशा याद रखिएगा, इफ यू आर हियर एंड यू डिसाइड टू टेक 1 स्टेप टुडे, 1 स्टेप टुमारो, 1 स्टेप डे आफ्टर, रोज एक 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 कदम लेते जाएंगे तो साल के एंड में 365 दिन के अंत में आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। लेकिन अगर रोज आप एक कदम पीछे लेंगे तो आप साल खत्म होते होते पता नहीं कहां चले जाएंगे, और एक ही जगह खड़े रहेंगे तो प्रैक्टिकली पीछे ही जाएंगे। टुमारो इज अनदर डे। सुबह उठें तो हमेशा जोश से उठें कि यार कल जो भी था आज एक नया दिन है, मैं पूरे जोश से कुछ नया करके दिखाऊंगा। इस एटीट्यूड से ही दुनिया चलती है। पॉजिटिव रहिए और चीजों को पढ़ते रहिए। 21वीं सदी पढ़ने वालों की सदी है भैया, याद रखना मेरी बात, ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होता। तो यह है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, उत्तर दीजिए कमेंट थ्रेड में। एमसीक्यू है, अंग्रेजी में दिया हुआ है, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट वैक्सीन, टीकों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। 1 2 3 4 5 में से क्या आंसर होगा बताइए, लॉजिक दे सकें तो और अच्छा होगा। और यह है आज का चौथा प्रश्न। अब जहां तक यह है, इसके ऊपर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, व्हाट विल बी द लॉन्ग टर्म सोशल इंपैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस ब्लड बाथ ऑन द सोसाइटी ऑफ अमेरिका। काफी गंभीर सवाल पूछा है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अब हम आते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर, और आज एसबीआई की एक रिसर्च इको रैप ने इस बारे में क्या चेतावनी जारी की है उसके बारे में। तो भारत में आखिर ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं, मैंने तो 1 जनवरी की ही कीमत ली है, अब तो ये इससे भी बहुत आगे बढ़ गई है। मैंने कल पेट्रोल भराया ऑलमोस्ट 93.36 रुपीज पर लीटर। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि एक दिन पेट्रोल के 1 लीटर के ऐसे दाम देंगे, दे रहे हैं। दोस्तों
बेसिकली हमारे यहाँ का जो पूरा रिटेल फ्यूल कॉस्ट है, तो जो करोड़ों करोड़ों आप और हम लोग, आम नागरिक और ट्रकर्स और बाकी के कमर्शियल व्हीकल वाले रिटेल आउटलेट्स पे जाके जो पैसा देते हैं, उसके मूल हेड्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज है बेसिक क्रूड ऑयल प्राइस। जहाजों में भर भर के, टैंकर्स में भर भर कर अलग अलग जगह से, अमेरिका से आ सकता है, मिडिल ईस्ट से आ सकता है। अब तो अमेरिका इतना तेल बना रहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर देश हो गया। 7 साल पहले मैं ये बोलता तो कोई यकीन भी नहीं करता, बट शेल ऑयल चेंज्ड एवरीथिंग। तो जो बेसिक क्रूड ऑयल प्राइस आती है वो है। उसके बाद वो सीधे प्रसंस्करण संयंत्र में चली जाती है, रिफाइनरीज में, उसकी अपनी लागत जुड़ जाती है साथ में। तो ये होती है पोस्ट प्रोसेसिंग प्राइस। यहां से रिफाइनरी से कच्चा तेल बाहर आया कि भारत सरकार तैयार बैठी है तिलक लगाने के लिए। वहां पर लग जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटीज वगैरह, और जो डीलर उसको बेचता है वो बोलता भाई मैंने क्या बुरा किया, मुझे मेरा कमीशन भी दो। ये दोनों जैसे ही जुड़ते हैं तो ये हो जाती है प्री वैट फ्यूल प्राइसेस। वैट राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। तो जैसे ही वैट लगता है, फाइनल प्राइस दैट वी पे एट द पंप्स हमारे सामने आ जाती है। तो 1 जनवरी को क्या स्थिति थी, अब तो उससे भी बहुत बढ़ गया है। अगर पेट्रोल की कीमत 83 रुपीज थी, उसमें क्रूड ऑयल जो भारत में आया वो था 23 रुपए 90 पैसे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आपने पे किया 83 रुपीज। कच्चा तेल जो आया बंबई में उतरा वो था 23 रुपए 90 पैसे का मात्र। रिफाइनरी की जो पूरी की पूरी लागत लगी 3 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर। तो ये जो प्राइस थी, ये पहले स्टेज की प्राइस, ये थी 27.7 रुपीज मात्र। उसके बाद भारत सरकार पिक्चर में आती है, एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस लगाती है 32 रुपए 98 पैसे, मतलब 33 रुपए। 27 रुपए 74 पैसे पे 33 रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, मतलब 100% से ज्यादा। 3.5 रुपए पेट्रोल पंप के डीलर का कमीशन हो गया। ये हो गया 64 रुपए 39 पैसे। उसके ऊपर राज्य सरकारों ने लगा दिया 19.5 रुपए, ये हो गया 83। आज की तारीख में हो गया 93। यह है हमारा पूरा कॉस्ट का ब्रेकअप। सरकार इसलिए मजबूर है अभी, हालांकि इसके बहुत इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट हो गए हैं सिस्टम में, और उसके अलावा एक और प्रेशर क्रिएट हुआ एसबीआई ने, अभी बताता हूं। सरकार इसलिए मजबूर है क्योंकि बाकी के सोर्सेस से इनकम आ ही नहीं रही है। तो सरकार अल्टीमेटली पैसा लाएगी कहां से, तो ये रास्ता सरकार को मिल गया है। कई लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, लेते जाओ, क्या दिक्कत है, 200 रुपए भी देना पड़ा तो देंगे। ऐसे लोगों की बहादुरी को मैं सलाम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, अब इस ब्रेकअप के संबंध में एसबीआई का जो इको रैप है वो क्या कहता है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो ये एसबीआई का एक इको रैप है, उस पर ये न्यूज आई थी, तो जाके मैंने इनका ओरिजिनल पीडीएफ ढूंढा और उसको थोड़ा पढ़ के उसका रेलेवेंट पोर्शन निकाल दिया है। ये ओरिजिनल इनका जो रिसर्च पेपर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अभी कच्चे तेल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उससे एक प्रॉब्लम आने लग गई है, और सरकार से मांग करता है कि आप कच्चे तेल की कीमतें, इनफैक्ट पेट्रोल डीजल की कीमतें, सॉरी कच्चा तेल नहीं, उसकी वजह से कंज्यूमर्स का नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग लगातार डिस्टॉर्ट होता चला जा रहा है। तो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग उनको करना था, अपनी मन मर्जी की कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा, वो कम होता जा रहा है। जो नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है कि पेट्रोल तो भरा नहीं है, डीजल तो, ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ये एसबीआई को कैसा पता चल रहा है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के पेमेंट डेटा के कंसोलिडेशन से। तो उस पे से उन्होंने निकाला है और ये बोला है कि इसकी वजह से ये कंज्यूमर बिहेवियर को बुरी तरह अफेक्ट करेगा, सेंटिमेंट को तोड़ेगा। और दूसरी चीज, upward bias in inflation. So now sane voices have started to speak up कि this can have a long-term deep impact on the economy. तो मेरा अगला सवाल नोट करें, What are the pros and cons of the high fuel prices that citizens pay in India? इसकी अच्छाइयां क्या हैं, इसकी बुराइयां क्या हैं। अच्छाई यह है कि सरकार को टैक्स अच्छा खासा मिलता है। यह रहा हमारा 5वां एमसीक्यू, देख लीजिए अच्छे से। आई होप आपको ये एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है। अगर नहीं लग रहा तो बता देना, तो फिर हम अगली क्लास में ये एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे। बट मैंने सोचा थोड़ा एक और प्रिसाइज एज एग्जाम्स के हिसाब से सोचने के लिए आपको दिया जाए, तो ये हमारा 5वां एमसीक्यू है। कमेंट थ्रेड में आपको आंसर देना है, आपके जोश से सारा काम चलने वाला है। संदीप सर जिंदाबाद लिखो। माय डियर स्टूडेंट्स, एनबीएफसीज में काफी सारे प्रॉब्लम्स आए। डीएचएफएल जैसी कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हो, या आईएलएफएस जैसी इतनी बड़ी एनबीएफसी हो, या और बहुत सारी छोटी छोटी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अपने अलग घोटाले हों, लेकिन ब्रॉडली एनबीएफसीज के संबंध में
प्रॉब्लम्स इतनी आई कि आरबीआई ने एक पूरा नया रेगुलेटरी स्ट्रक्चर प्रपोज कर दिया है। क्या कहता है आरबीआई? आरबीआई कहता है कि भैया 4 लेयर्स बना देंगे हम एनबीएफसीज की। पहली लेयर होगी बेस लेयर, इसमें मैक्सिमम एनबीएफसीज आ गई। दूसरी होगी मध्यम लेयर, तीसरी होगी अपर लेयर। यहां जो 25-30 सबसे तगड़े एनबीएफसीज हैं, जिनको हम ऑलमोस्ट बैंक लाइक टफ रेगुलेशंस में डालेंगे। उनमें से कई मुस्कुरा रहे होंगे कि अरे वाह बैंक लाइक, चलो अपनी तो चल पड़ी। जस्ट किडिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके ऊपर टॉप लेयर होगी। तो इनका कहना यह है कि अपर लेयर को हम बैंक लाइक रेगुलेशन में लाके, टफ रेगुलेशन में लाके चलाने वाले हैं। Upper layer will have systemically important NBFCs and many frauds and scams in recent years have pushed RBI to do this. तो ये सारी समस्याएं आरबीआई चाहता है कि एक काफी स्टेबल फाइनेंशियल ढांचा बने भारत में। एनबीएफसीज आपको पता ही है दोस्तों, काफी आसानी से लोन दे देती हैं कंपेयर टू बैंक्स। एनबीएफसी डायरेक्ट डिपॉजिट ले नहीं सकती जनता से, जैसा कि कोई बैंक ले सकता है। हाँ, कुछ एनबीएफसीज को अलाउड है, बट 90% एनबीएफसीज कैन नॉट टेक डायरेक्ट। आई मीन यू कैन नॉट वॉक अक्रॉस स्ट्रीट इनटू एन एनबीएफसी एंड स्टार्ट डिपॉजिटिंग मनी, वैसा अलाउड नहीं होता। एनबीएफसी को भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आवश्यक है। एनबीएफसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने हिसाब से डिपॉजिट पे ज्यादा दे सकते हैं, लेंडिंग पे थोड़ा कम ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। काफी फ्रीडम होती है कंपेयर टू बैंक। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन बैंकिंग। समझ में आया आपको? ये आरबीआई की जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ बैंकिंग रिपोर्ट है इस साल की जनवरी की, मैंने उसमें से आपके लिए पूरा ढांचा निकाल दिया है। तो भारत का पूरा एनबीएफसी स्ट्रक्चर एज पर आरबीआई ये है। तो आपसे कोई लेटेस्ट में पूछे कि भैया कितने कितने प्रकार की एनबीएफसी भारत में हैं, ये रहा उत्तर। और इनका ओवरऑल कहां कहां से बोरोइंग करके ये खुद पैसा लाते हैं, ये रहा। तो दिस शुड गिव यू अ वेरी थरो ग्राउंडिंग इन व्हाट डायरेक्शन इट इज टेकिंग। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का एमसीक्यू, ये रहा हमारा आज का छठा एमसीक्यू। तो मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, पहले सवाल भी नोट कर लीजिए। What are the top 3 problems that the NBFCs of India have regularly faced? ठीक है, और ये है एमसीक्यू। तो आपको कमेंट थ्रेड में पूरे एमसीक्यूज के जवाब हमें देते चलने हैं। दीज आर गुड क्वालिटी एमसीक्यूज, एकदम सरल नहीं है। थोड़ा सोचने को मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा तो मजा कैसे आएगा, हाँ कि ना? तो दोस्तों, आज की आखिरी बड़ी खबर पर, उसके बाद एडिटोरियल्स पर चलेंगे। गूगल ने और फेसबुक ने पिछले इतने सालों में अपने व्यापार को बढ़ाया, उसमें बहुत सारा पैसा उन्होंने ऐसी तरकीबों से कमाया जिसमें उनके खुद का निवेश कुछ भी नहीं था। तो दुनिया में लाखों न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स हैं, भारत में 500 न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स होंगी मान लीजिए। गूगल का इंजन क्या करता है? वो इन सभी वेबसाइट्स को क्रॉल करता है, और इनको क्रॉल करके गूगल का वेब स्पाइडर सारी जानकारी डे टू डे इकट्ठी करता, मिनट टू मिनट, आवर टू आवर। आप गूगल पर जाते हैं और उसमें सर्च करते हैं तो अखबारों के स्निपेट्स आ जाते हैं, उनके बीच में विज्ञापन आ जाते हैं। गूगल विज्ञापनों से कमाता है। साइटों के ऊपर विज्ञापन रहते हैं, गूगल वहां से कमाता है। लेकिन गूगल खुद तो न्यूज कंपाइलेशन नहीं करता ना। गूगल के अपने जर्नलिस्ट तो नहीं है, फेसबुक के अपने जर्नलिस्ट तो नहीं है, थैंक गॉड नहीं है। सोचो, फेसबुक के जिस दिन खुद के जर्नलिस्ट हो जाएंगे उस दिन तो मतलब भगवान ही बचाए इस दुनिया को। सो गूगल और फेसबुक पर यूरोप ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बाकी देशों ने ये बोला कि यार तुम ये न्यूज, सारे न्यूज मीडिया की साइट्स को, डेटा को, न्यूज को एग्रीगेट कर लेते हो और तुम बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हो, उनको तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही है। तो यू हैव टू स्टार्ट पेइंग देम इफ यू वांट टू यूज देयर न्यूज टू कंपाइल, इंडेक्स, शो, एडवर्टाइज एंड ऑल। गूगल कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, फेसबुक कहता है ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता, स्टंप निकाल के घर चला जाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में गूगल ने बोला देखो भाई, अगर ऐसा है तो मैं गूगल ऑस्ट्रेलिया बंद कर देता हूं। मतलब आप दादागिरी देखो इन मल्टीनेशनल कंपनीज की, अपने पिछाई दादा की, कि मैं तो गूगल सर्च ऑस्ट्रेलिया बंद ही कर दूंगा यार। तो उधर माइक्रोसॉफ्ट वाले बिंग के जितने लोग थे वो उछल के छत से टकरा गए खुशी खुशी के मारे, क्योंकि आज 90% वहां के लोग गूगल यूज करते हैं, रातों रात बिंग को पूरा मार्केट मिल जाएगा। वहीं फ्रांस में गूगल ने, फेसबुक ने सरकार के साथ डील कर ली है, वो पब्लिशर्स को उनका पैसा देने को तैयार हैं, एक सर्टन पैसा। तो जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने कहा ए धमकाना नहीं अपन को, अपन बहुत डेंजर आदमी है क्या, अपन उठा के तुमको इधर पैसिफिक ओशन में फेंक डालेगा, बिड़ू अपने साथ पंगा लेने का नहीं। गूगल ने कहा है कि वेल वी आर लुकिंग इनटू इट बट इट सीम्स दैट वी विल हैव टू शट डाउन गूगल ऑस्ट्रेलिया। दिस इज क्वाइट अ रिमार्केबल थिंग। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की धमकियां देना शुरू कर देंगे, लेकिन किया है। शायद उनको डर लग रहा है कि कल को सारे ही देश ऐसा करेंगे तो इनके तो आधे प्रॉफिट्स ही खत्म हो जाएंगे। तो परहैप्स दे वांट प्रॉफिट्स दैट बिलोंग टू देम इन द फर्स्ट प्लेस टू बिगिन विद। बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरी सिचुएशन।
दोस्तों गूगल का एक प्रोजेक्ट बंद हो गया है लून, जिसमें उन्होंने बैलून्स के थ्रू इंटरनेट देने की बात की थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, स्टारलिंक है और अन्य जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, जेफरी बीजोस भी बना रहा है, एलॉन मस्क भी बना रहा है, एक साल के भीतर हजारों सैटेलाइट से स्पेस इंटरनेट आपको अवेलेबल हो जाएगा। डिवाइसेस आएंगे, आप उसमें स्पेस से इंटरनेट ले लीजिए। तो जो टेरेस्ट्रियल इंटरनेट वाले हैं, जियो हो गए, एयरटेल हो गए, इनका पूरा का पूरा ऑल्टरनेटिव खड़ा होने वाला है। इनकी बहुत ज्यादा कंपटीशन रातों रात बढ़ जाएगी। तो या तो सरकार एलॉन मस्क के स्टारलिंक और बाकी के जितने भी ऐसे सिस्टम्स होंगे इलीगली घोषित कर देगी, या जियो अपनी एक हिस्सेदारी उनको फिर भेज देगा, या वो अपनी एक हिस्सेदारी, और फिर ये आपस में कोलैबोरेट कर लेंगे। तो ये आने वाले समय में होगा। अब ये टेक्नोलॉजी के अपडेट्स है तो मैं सारी चीजें बताते जा रहा हूं। आपको क्या लगता है, स्पेस इंटरनेट सीम्स टू बी अ पॉसिबिलिटी। आज एलॉन मस्क का ट्वीट आया कि मैं $100 मिलियन का प्राइस दे रहा हूं जो बेस्ट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी लाएगा उस बंदे के लिए। मैंने आपसे हमेशा कहा है ना, एमिशंस को रोकना, उत्सर्जन को रोकना ग्लोबल वार्मिंग का एक छोटा खेल है। असली खेल यह है कि पिछले 100 साल में जो हमने पूरा फ्लो निकाल निकाल के स्टॉक में तब्दील कर दिया, वो स्टॉक से कार्बन को नीचे पकड़ के कैसे लाएंगे। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इलॉन मस्क का इशारा उस तरफ है कि हम मौजूदा कार्बन को अंदर पकड़ के कैसे कैद कर सकते हैं। बोलते हैं कि मैं $100 मिलियन का पुरस्कार देने वाला हूं, क्योंकि जिस किसी ने भी कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी बना ली तो वो तो ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स कर देगा, दुनिया बच जाएगी, यानी कि मानवता बच जाएगी। दुनिया तो हमेशा बची रहेगी, मानव कोई गुमान है कि वो दुनिया को चला रहा है। दुनिया भी हस्ती होगी, पृथ्वी भी हस्ती होगी, कि तू भी, तेरा समय है, कुछ लाख साल ऐश कर ले, फिर तो तेरा नामो निशान भी नहीं होने वाला, कोई तेरा नाम भी नहीं लेगा, एक दिन तेरे फॉसिल से मिलेंगे केवल। तो ये कहानी है एलॉन मस्क की। आई होप आपको टेक्नोलॉजी अपडेट्स में मजा आया। तो ये हमारा एक एमसीक्यू आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर दे दो भैया फटाफट। और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट कर लीजिए, व्हाट आर द वेरियस वेज कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज, इफेक्टिव कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज में वर्क। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं प्रभावी कार्बन कैप्चर के, बताइएगा। और ये रहा आज का हमारा 7वां प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया आज के सेशन में। प्यारे दोस्तों, सेशन को अब हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसी तरह से सेशन को अच्छे से आप देखें, एंजॉय करें। हमारे प्यारे दोस्त राहुल जायसवाल उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इतने प्यार से, इतने दिल से आपने ये सब लिखा है राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के लोग अपना आलस छोड़ो और फटाफट टेस्टिमोनियल्स लिख दो ताकि आपको भी हम यहां पर फीचर करें। तो राहुल जी, आप जीवन में सफल हों, पूरे पीटी परिवार की यही शुभेच्छा है। दोस्तों आगे बढ़िए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। सीए बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10 के 1 मंथ और 6 मंथ के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, इनमें एनरोल करें, आपको बहुत बहुत लाभ होगा। एनुअल कंपाइलेशन की हमारी बुकलेट काफी ज्यादा सराही गई है। 2020 का सब कुछ एक जगह आपको इस पे मिल सकता है, इंक्लूडिंग इलॉन मस्क भी। तो आगे बढ़िए और लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ आप सेशन को कंप्लीट करने का समय आ गया है। तो हमारे आज के जो 2 एडिटोरियल हैं, काफी विचारोत्तेजक एडिटोरियल्स में लाता हूं। पहला एडिटोरियल शेखर गुप्ता जी का लिखा है, बिल्कुल बेबाकी से लिखते हैं, इसलिए राइट विंग वाले भी और लेफ्ट विंग वाले भी दोनों इनको गालियां देते हैं, लेकिन वो लिखना नहीं छोड़ते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि सरकार ने थोड़ा बैकफुट क्यों लिया है फार्म लॉस पर, उसके उन्होंने कारण समझाए हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि फार्म लॉस सही है गलत है, वो डिबेट तो अलग ही है ना, वो चलता रहेगा। नेशन इज डिवाइडेड ऑन दैट, और वो हमेशा रहेगा वैसा। आखिर सरकार पीछे क्यों हट रही है, बहुत अच्छा एनालिसिस है, ठंडे दिमाग से पढ़िएगा, आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल इकोनॉमी सीखने में मदद मिलेगी। ये अनिंद्यो चक्रवर्ती का एक बहुत अच्छा एडिट है जिसमें उन्होंने कहा कि क्या वाकई में ये टीआरपी रेटिंग्स मैनिपुलेट की गई थी रिपब्लिक टीवी के द्वारा। अगर किसी एक ने बीएआरसी के साथ मिलकर मैनिपुलेशन किया, अगर हो सकता नहीं भी किया, अभी तो जज तय करेंगे, कोर्ट तय करेंगे, तो उसका असर यह आया होगा कि बाकी सबको मजबूरी में उसी तरह की प्रोग्रामिंग करनी पड़ गई जैसी रिपब्लिक कर रहा था। तो पूरा टीवी मीडिया का नैरेटिव एक दिशा में चला गया, क्योंकि एक आदमी टीआरपी मैनिपुलेट, ये उन्होंने टेक्निकली समझाया है कि डायनामिक कैसे प्ले आउट किए होंगे इफ द एलिगेशंस आर ट्रू। इफ द एलिगेशंस आर नॉट ट्रू, तब तो ये बात ही नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा चीजों को टेक्निकली देखने में मदद कर सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे एडिट्स आपके लिए लाते रहता हूं। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी किसी के साथ वो नहीं हो जो इन दोनों के साथ हुआ। एक झूठे आरोप में पुलिस ने इनको पकड़ लिया, जज ने इनको जेल भेज दिया। ये पति पत्नी 5 साल जेल में रहे एक ऐसे अपराध के आरोप में जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, जिसके कोई सबूत ही नहीं। लेकिन एक बात जानते हैं, इनका एक छोटा बेटा और एक छोटी बेटी थी जब पुलिस ने इनको पकड़ कर जेल में ठूंसा। आज उस बेटा और बेटी का कोई अता पता ही नहीं है, किसी को नहीं मालूम वो दोनों कहां हैं।
थोड़ा सोचिएगा, व्यवस्था जब किसी इंसान से उसकी जिंदगी छीन ले और उसके दोनों बच्चे भी छीन ले, उसे कैसा लगता होगा। इस व्यवस्था में पॉजिटिव चेंज लाना बहुत जरूरी है, और जब तक हम एम्पैथी के साथ ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति नहीं रखेंगे, तब तक सिस्टम कैसे बदलेगा। तो कोशिश करें जहां हो सके ऐसी चीजों पर बात करें और एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करें, बिकॉज इग्नोरिंग सच थिंग्स इज नॉट एन ऑप्शन। कल को इनकी जगह आप और हम भी हो सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा आपको आज का सेशन, हमें जरूर बताएं। और अब हम सोमवार को आपसे सेशन 16 के साथ पुनः भेंट करेंगे। लाइक शेयर कर लो भैया, और पूरा संडे आ रहा है, पूरे सेशंस रिवाइज कर लो और पूरे सातों एमसीक्यूज के आंसर जल्दी से दे दो। मेरी तरफ से इतना ही। इकोनॉमी क्रैकर कोर्स में आपके पार्टिसिपेशन के लिए हम बहुत बहुत उत्सुक हैं। आगे बढ़िए और एनरोल करें। नमस्ते, जय हिंद।